बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिलावल भुट्टो आज जब मीडिया पर आए तो उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में जो ऑपोजिशन है, यानी जो पीडीएम की ऑपोजिशन है, और एक्चुअली स्पेसिफिकली पीएमएलएन को चैलेंज देके चले गए। चैलेंज क्या था? चैलेंज ये था कि भाई ये वही लॉन्ग मार्च है ना जो कि अब पीडीएम निकाल रही है, मौलाना साहब हो, शहबाज शरीफ साहब हो, जो कि पिछले साल निकलना था। तो बिलावल भुट्टो ये उम्मीद कर रहे हैं चैलेंज के साथ साथ कि जी ये लॉन्ग मार्च इस्तीफे देकर ही किया जाएगा। अब देखना यह है कि इस चैलेंज को ऑपोजिशन यानी पीडीएम की ऑपोजिशन यानी कि पीएमएलएन एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती। एक और चीज जो बिलावल ने बड़ी अच्छी जबरदस्त और एप्ट की मौक़िई मुनासबत से, वो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर हम परफॉर्मेंस को देखें, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ी एक एक्टिविटी भी अरेंज की गई और 3 साल कारकर्दगी बताई गई, जो कि तरानों में और तालियों की गूंज में बहुत सी चीजें उसमें दब करके रह गई। बिलावल ने बात करते हुए मीडिया से ये भी कहा कि इस हुकूमत को, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी इतनी ज्यादा हो गई है, इस हुकूमत को गिराने का ये सबसे एप्ट टाइम है, सबसे एप्रोप्रिएट, सबसे ठीक वक्त है। मगर इस हुकूमत को गिराना कैसे है? लॉन्ग मार्च के जरिए नहीं, बल्कि पहले तहरीक अदम एतमाद लाई जाए उस्मान बुज़दार के खिलाफ, और फिर उसके बाद तहरीक अदम एतमाद लाई जाए इमरान खान यानी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। तो तब यह हुकूमत गिर सकती है, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी बिल्कुल अनकंट्रोलेबल है। तो पीपल्स पार्टी से हम आज के शो में ये पूछेंगे कि भाई आखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सुई सिर्फ और सिर्फ तहरीक अदम एतमाद पर ही आके क्यों टिक गई है और हिलने का नाम नहीं ले रही? लगे हाथों क्योंकि महंगाई की बात हो रही है। तो आपको ये चीज भी हम इस शो में बताएंगे, डिस्कस करेंगे और आपसे शेयर करेंगे कि भाई वो लाहौर, पिंडी और मुल्तान की मेट्रो जो कि शहबाज शरीफ ने बनाई थी और वो इमरान खान साहब को बहुत ज्यादा खटकती थी, क्योंकि सब्सिडी दी जाती थी पंजाब हुकूमत की तरफ से भी, पीएमएलएन की तरफ से भी इस प्रोजेक्ट्स के ऊपर, और वो सब्सिडी खटकती थी। और ये कहा जाता था कि भाई ये मंसूबे क्योंकि सब्सिडी की बेस पर चल रहे हैं, तो इसलिए खान साहब को ये मंसूबे बिल्कुल पसंद नहीं थे, नागवारी का इजहार करते थे और हमेशा कहते थे ये नाकाम मंसूबे हैं। और तो जब हमारी पेशावर की बीआरटी बनेगी तो तब इन लोगों को पता चलेगा कि भाई बीआरटी जो ये मेट्रो बसेस हैं वो चलती कैसे हैं, मेट्रो ट्रेन चलती कैसे हैं। लेकिन क्या हुआ कि जब खैबर पख्तूनख्वा की बीआरटी बनी, तो अगर रिपोर्ट्स की माने, खबरों की माने, तो ये पता चला कि पहले साल में जो खसारा था वो लगभग 2 अरब के करीब था, 1.88, और दूसरे साल में जो खसारा आया है वो लगभग 3 अरब के करीब है, विच मीन्स 2.79 का ये रिकॉर्ड खसारा है। और मजे की बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के मुताबिक जो बीआरटी को सब्सिडी दी जा रही है वो इसी प्राइम मिनिस्टर, द सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, भी उनके कहने पर दी जा रही है। तो गुड सब्सिडी और बैड सब्सिडी की जो एक डिबेट इस दौर में शुरू हो गई है, उस पर भी हम बात करेंगे। आज के मेहमान आपके सामने जमशेद चीमा साहब हैं, मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म के बराए ज़राअत। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। हमें ज्वाइन किया हुआ उन्होंने। अली गौहर बलोच साहब है, रहनुमा है पीएमएलएन के। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। ऑपोजिशन बेंचेस से मेरे साथ बने हुए हैं, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सहर कामरान साहिबा हैं, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, फॉर्मर सेनेटर रह चुकी हैं ऑपोजिशन बेंचेस से। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। इन तमाम बातों पर हम बात करेंगे, लेकिन आज का शो का आगाज मैं ऑपोजिशन से करना चाहूंगी, अली गौहर बलोच साहब से एंड सहर कामरान साहिबा से। सबसे पहले तो सहर कामरान साहिबा, आप ये बता दीजिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सुई है वो तहरीक अदम एतमाद पर क्यों अटकी हुई है? माना कि जो बातें बिलावल कह रहे थे पीडीएम के हवाले से वो ठीक साबित हुई, जो आप लोगों के फैसले थे शुरुआत से लेकर अब तक ठीक साबित हुए, यहां तक कि कल भी मैं पीएमएलएन को ताना दे रही थी और आने वाले दिनों में भी पीएमएलएन को यह ताना पड़ेगा कि अगर आप लॉन्ग मार्च बगैर इस्तीफे दिए कर रहे हैं तो भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्यों निकाला। लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी है कि आपकी सुई अटक जाए तहरीक अदम एतमाद पर। शुक्रिया बीनिश। देखिए, बात जो लॉजिकल होती है वो लॉजिकल होती है, उसकी जो है मेरे ख्याल में जितना भी आप उसको डिनाई करने की कोशिश करें, वक्त उसको सही साबित करता है। देखिए, जहाँ तक कि तहरीक अदम एतमाद की बात है, और अगर वो पंजाब में आ जाती, स्पेशली मैं कहती हूँ कि उस वक्त कितना एक साजगार माहौल था, और अब भी हो सकता है, लेकिन पीएमएलएन ने उसको कबूल नहीं किया। क्यों कबूल नहीं किया? क्योंकि बुज़दार हुकूमत को गिराना, एक वो समझते हैं कि सियासी तौर पर शायद उनके लिए फायदेमंद ना हो, और दूसरी तरफ ये कि शायद जो है मैं ये बात मुझे बिल्कुल कहने अच्छी नहीं लगती, लेकिन शायद जो है वो एक कैंप से दूसरे कैंप में जो है वो वजारत आला ना चली जाए।
تو میں سمجھتی ہوں کہ میں بہت جو ہے نہیں ایسی بات کہنا چاہ رہی جس سے ہم لوگوں کو کل ساتھ چلنا پڑے تو ایک دوسرے کی بات کے اوپر کہتے ہوئے ہمیں برا لگے. لیکن یہ ایک بات ہے کہ پی ایم ایل این کو اپنے اندر جو لیڈرشپ کے ابہام ہے اور جو نیریٹو کے ابہام ہے ان کو جو ہے واضح کرنا بہت ضروری ہے. تو شاید اس وقت جو ہے یہ تمام جو بھی پی ڈی ایم کے اندر فرکشن سٹارٹ ہوئی, اگر آپ اس وقت کو غور کریں تو حمزہ شہباز شریف کی رہائی کے بعد سٹارٹ ہوئی. تو یہ جو ہے اس میں اب ایک بات کلیئرٹی ہے کہ وہ نہیں گرانا چاہتے تھے پنجاب کی حکومت, اور اب بھی گرانا نہیں چاہتے پنجاب کی حکومت. اگر پنجاب کی حکومت گر جاتی تو اس وقت کا جو مریم نواز شریف صاحب کا دعویٰ تھا کہ پی ایم ایل این کے ٹکٹ چل رہے ہیں, جو پی ایم ایل این کی ٹکٹ پی ایم ایل این کی اپنی کینڈیڈیٹ کے لیے سینٹ میں نہیں چلے, اگر وہ دعویٰ درست تھا تو پھر تو چند ٹکٹوں کی بات تھی نا, چند ٹکٹوں کی بات تھی, وہ حکومت گر جاتی. اور اگر یہ پنجاب میں گر جاتی, سب سے بڑے صوبے میں پاکستان کے عددی حساب سے, تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس کا اثر قومی اسمبلی میں بھی پڑتا. بلوچستان آلریڈی ناراض تھا, سندھ آپ کے ساتھ تھا, پنجاب کے اندر آپ طاقت پکڑنے والے تھے, تو یہ بڑا آسان ہو جاتا. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو ہے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پی ٹی آئی نے کے پی کے اندر بھی سیٹ ہاری تھی. تو یہ تمام پورے ایک, اگر آپ اس وقت کے ماحول کو دیکھیں تو اس وقت یہ فیصلہ کرنا کہ آپ نے عدم اعتماد نہیں لانی, میں سمجھتی ہوں ایک بہت بڑا سیاسی نقصان تھا. اور آج بھی اگر آج آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ آج پی ایم ایل این استعفے نہیں دے رہی ایک بڑے نمبر ہونے کے باوجود, جو ایک بحران پیدا کرنا چاہتے تھے وہ نہیں ہو رہا. ہمارا تو اس وقت بھی ایک معصومانہ سوال یہ تھا کہ اگر ہمارے استعفے دینے کے بعد حکومت نہیں گرتی تو پھر کیا ہوگا پلان بی, کیا ہم دوبارہ ضمنی انتخابات میں جائیں گے یا ہم بیٹھ کے دیکھیں گے کہ یہ پی ٹی آئی ایبسولوٹ میجورٹی کے ساتھ جس طرح سے جو چکر انہوں نے جیبے میں چلایا, جو انہوں نے کشمیر میں چلایا, جو دھن دھسکا میں چھائی, ایسی کوئی دھن چھائے گی اور ہم لوگ بالکل ایک نئے انتقامی سیاست کا نشانہ بنیں گے اور پتہ چلے گا نظام بدل گیا. تو ہمارے ان سوالات کا لاجیکلی جواب دینے کے بجائے شو کاز ایشو ہو گیا ایک جلسہ. ہم نے تو شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی برسی 4 اپریل کو اسلام آباد میں آبزرو کرنے کی مکمل تیاری کی تھی, اور پیپلز پارٹی کے جو ہے جلسے کے حساب سے تیاریاں بھی ہو رہی تھی. ایک واحد پارٹی تھی جس کی مکمل تیاریاں ہو رہی تھی, لیکن یہ کہ اس وقت کینسل ہوا. آج جلسے ہوں گے, میں امید کرتی ہوں کہ جلسوں میں کچھ کامیابی ہو, لیکن اس کی نفی بھی خود شہباز شریف صاحب نے خود کر دی ہے. جب شہباز شریف صاحب نے یہ کہہ دیا کہ ہم 2023 کے الیکشن منصفانہ فیئر اینڈ فری چاہتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ہدف وہ ہے ہی نہیں, ہدف 2023 ہے. صحیح, اگر بالکل آپ اس وقت بھی یہ ٹائم دینا چاہتے تھے, آج بھی وہ ٹائم دینا چاہتے ہیں. بجا فرمایا. سہر جسٹ ہولڈ اٹ فار اے مومنٹ, میں ذرا یہ کوشش کروں گی کہ یہ جو ہمارے ساتھ معاون خصوصی صاحب ہے وہ بھی بن جائیں, اور میں ذرا اسی نوٹ کے اوپر پی ایم ایل این کو شامل کرنا چاہوں گی. علی گوہر صاحب بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلا سوال, جس طرح سہر بھی کہہ رہی ہیں, جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے, ایک تاثر بھی ہے, میں بتا رہی ہوں بڑا اسٹرانگ پرسپشن ہے. کل بھی میں بیٹھ کے یہاں پر ایشو کر رہی تھی کہ اس ٹائم پر پی ایم ایل این ورسز پی ٹی آئی نہیں لگ رہا, اس ٹائم پر لگ رہا ہے پی ایم ایل این ورسز پاکستان پیپلز پارٹی ہو رہا ہے. سب سے پہلی چیز, کیا جو بلاول بھٹو نے چیلنج دیا ہے پی ایم ایل این اس کو ایکسپٹ کرنے جا رہی ہے؟ نمبر 1, کیا آپ استعفے دے کر کے لانگ مارچ کریں گے؟ اور نمبر 2 یہ کہ سر نواز شریف ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ, انٹائر اسٹیبلشمنٹ اپنی اسٹریٹجی اپنا رہے ہیں. شہباز شریف اگر دیکھیں تو ہلکا پھلکا ہی صرف اور صرف عمران خان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. لگتا ہے کہ ابھی تک آپ لوگوں نے فیصلہ نہیں کیا ہے, کب کرنا ہے فیصلہ, کہ آپ کی کیا لائن ہوگی انتخابات کے بعد کہ پہلے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بینش, آپ نے سحر صاحبہ سے سوال کیا اور پھر بڑی خاموشی اور کافی ٹائم سے اور بڑی سنجیدگی سے آپ نے سنا ہے. میں میری بھی ریکویسٹ ہوگی کہ میری بات ذرا پلیز ڈیٹیل سنیں اور ہر سیکنڈ بعد نیا کویسچن نہ کریں, جو آپ نے پہلے ہی کافی کویسچن کیے. گزارش یہ ہے سر جواب سیٹسفیکٹری ہوگا تو نہیں بولوں گی. جی بولیے. جی وہ تو پھر آپ کی سیٹسفیکشن تو بڑی مشکل ہے. آپ ظاہر ہے مطلب ہے کہ صحافی ہیں, اینکر ہیں, تو پھر ہم تو ابھی طفل مکتب ہیں. گزارش یہ ہے کہ جو سحر صاحبہ بات کر رہی تھیں, میں ان کی بات سے اتفاق نہیں کرتا. بات یہ ہے کہ پنجاب میں تحریک عدم اعتماد کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے فگرز ہیں نا. مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی کے کتنے ہیں, پی ٹی آئی اپنا نون لیگ کے کتنے ہیں, تو اس کے بعد بتائیں کہ وہ فگر پورا ہی نہیں ہوتا تو پھر کن ووٹوں پہ تکیہ؟ اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ کچھ لوگوں نے کمٹمنٹ کی ہے تو وہ ان کے نام سامنے لائیں کہ فلاں لوگ جو ہیں وہ تحریک عدم اعتماد میں ووٹ دینا چاہتے ہیں, تو ہم تیار ہیں اگر تحریک عدم اعتماد ہو سکتی ہے.
ہمارا وہاں پر یہ ہے، اگرچہ جو وہاں پر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنی ہے وہ دھاندلی کے ذریعے بنی ہے، وہ نون لیگ کا مینڈیٹ چرا کے وہاں پر پنجاب میں جو ہے بلکہ چھین کے بنائی گئی ہے، لیکن بظاہر جو فگرز ہے اس وقت وہ ہمارے اور پیپلز پارٹی کے ملا کے پورے نہیں ہوتے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ان کے پاس کیا گارنٹی ہے، جس طرح سے کہ ہمارا موقف ہے کہ پورے ملک کو جو ہے وہ مطلب ہے کہ ایک طریقے کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے ایک طریقے کے ساتھ گھیرا ہوا ہے، پوری پالیٹکس جو ہے وہ یرغمال بن چکی ہے ہمارے ملک میں، تو ایسے میں وہ آپ کو کیسے کمفرٹیبلی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے دیں گے؟ جہاں پر سینٹ میں 50-50 ووٹ زیادہ تھے وہاں پر کامیاب نہیں ہونے دیا گیا، اگرچہ وہ غیر جمہوری طریقے کے ساتھ روکا گیا۔ ہاں اگر لیول پلینگ فیلڈ ملے تو ضرور تحریک عدم اعتماد ہو سکتی ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جس طرح سے کہ گیلانی صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنایا گیا اور حکومتی ووٹ ان کو ملے، تو آئیں سب سے پہلے تو آسان ہے، چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم کرتے ہیں نا، اوپر سے سٹارٹ کرتے ہیں، اور اگر پنجاب میں تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے اور نون لیگ وہاں کی سب سے بڑی اپوزیشن کی جماعت ہے اس وقت پنجاب میں، اور کل کو اس عدم اعتماد کے بعد بینیفیشری کوئی اور ہو وزارت اعلیٰ کا، تو کیوں ہو؟ ہمارا تو بڑا اسٹیٹ وے موقف ہے، ہم تو کوئی لگی لپٹی بات کر ہی نہیں رہے، تو لہٰذا سر یہ آپ کا اسٹریٹ وے موقف ہی تو نہیں ہے نا، ابھی تک سیٹنگ ہو ہی نہیں پا رہی ہے۔ ابھی بھی آپ جو باتیں کر رہے ہیں، آپ نے کہا تھا ان انٹرپٹیڈ آپ کو ٹائم چاہیے، میں نے اس لیے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا، میں نے آپ کی پوری 2-2.5 منٹ گفتگو سنی، یہ وہی باتیں ہیں جو پچھلے ہفتے اور اس سے پچھلے ہفتے ہم کر رہے تھے۔ ابھی تک پی ایم ایل این میں سیٹنگ نہیں ہو پا رہی ہے نظریے کی، میں واپس آؤں گی، ذرا میں حکومت کو شامل کر لوں۔ السلام علیکم جی جمشید چیمہ صاحب، بہت بہت شکریہ سر جوائن کرنے کے لیے۔ سر ایک عرصہ پہلے ایک ڈبیٹ چلی تھی، گڈ طالبان بیڈ طالبان، انفارچونیٹلی وہ ڈبیٹ اب خیر دوبارہ چل نکلی ہے افغانستان کے تناظر میں، لیکن میرا یہ ٹاپک نہیں اور میرا یہ سوال بھی نہیں ہے۔ میرا سوال یہ ہے سر، یہ جو گڈ سبسڈی اور بیڈ سبسڈی کی ایک ڈبیٹ چل نکلی ہے، گڈ سبسڈی وہ سبسڈی جو پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کی حکومت بی آر ٹی کو دے رہی ہے، پہلے سال میں 2 ارب کا خسارہ، دوسرے سال میں لگ بھگ 3 ارب کا خسارہ، اور بیڈ سبسڈی وہ سبسڈی تھی جو کہ شہباز شریف کے ٹائم پر میٹرو کو دی جا رہی تھی لاہور، راولپنڈی اینڈ ملتان کے اندر۔ تو سر یہ ڈبیٹ کب تک رکے گی؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں سبسڈی تو کبھی بھی اچھی نہیں ہوتی۔ سبسڈی تو یہ ہوتی ہے کہ آپ غریب لوگوں کو سپورٹ کریں، جو ہیو ناٹس ان کو سپورٹ کریں، باقی جو بزنس کیس ہوتا ہے، بزنس کیس اگر نہ ہو تو وہ خطرناک بات ہے کہ ادارے سسٹینیبل نہیں ہوتے۔ سو میں سمجھتا ہوں جہاں بھی ایسے ادارے بنے جو جی میں صاحب بولیے، مجھے آ رہی ہے، جی مجھے آ رہی ہے، میں سحر کی آڈیو فکس کراتی ہوں، جی بولتے جائیے۔ جی سو میری گزارش یہ ہے کہ جہاں بھی ایسے ادارے بنیں کہ جو اپنا بوجھ نہ اٹھا سکیں، وہ سسٹینیبل نہ ہوں، تو حکومت میں بوجھ ہوتے ہیں، وہ سبسڈی کی شکل میں ہوں یا کسی بھی شکل میں ہوں، لہٰذا میں سمجھتا ہوں اسے اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا، وہ شہباز شریف صاحب نے بنائی ہو یا ہم نے بنائی ہو۔ لہٰذا اداروں کا جو بناتے ہوئے یا ادارے کھڑے کرتے ہوئے یا کوئی پروجیکٹ بناتے ہوئے ان کی سسٹینیبلٹی جو ہے یہ پہلا فنکشن ہونا چاہیے، یا پھر دوسرا یہ ہے کہ کوئی علاقہ پیچھے رہ گیا، بیکورڈ ایریا رہ گیا۔ خیبر پختونخوا حکومت کے بقول جو سبسڈی یہ لوگ بی آر ٹی کو دے رہے ہیں، لگ بھگ 3 ارب کے خسارے کے بعد دوسرے سال میں، وہ سبسڈی عمران خان صاحب کے کہنے پر دے رہے ہیں۔ اب بتائیے یہ جائز سبسڈی ہے کہ ناجائز سبسڈی ہے؟ نہیں میں کہتا جب بینش میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ نے ادارہ بنا لیا تو پھر تو چلانا پڑے گا نا آپ کو، وہ اگر نہیں چلاتے پھر بھی اس کا لاس ہو رہا ہے۔ لہٰذا آج میٹرو ہو، اورنج ہو، بی آر ٹی ہو، کوئی بھی ہو جو ادارہ بنا ہے اسے تو چلانے میں ہی کم نقصان ہے، لیکن ادارے بناتے ہوئے بہرحال ساری حکومتوں کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ادارے جو ہیں وہ لاس میں نہ جائیں، ایکسیپٹ یہ کہ جس طرح ابھی بلوچستان میں جس طرح موٹر وے بن رہی ہیں، وہ بیکورڈ ایریاز کو جانا ہے آپ نے تو ان علاقوں کو ڈیولپ کرنا ہے تو وہاں پہ ایک ڈیفرنٹ کیس ہو سکتا ہے۔ آپ گلگت بلتستان کی طرف جائیں، آپ کشمیر کی طرف جائیں، آپ یہ جو جنوبی وزیرستان کا علاقہ یہ پیچھے رہ گیا، یا ڈیرہ اسماعیل خان کا علاقہ پیچھے رہ گیا، میاں والی بکر کا علاقہ جو پیچھے رہ گیا، ان علاقوں کو اپلفٹ کرنے کے لیے تو آپ پیسے لگاتے ہیں، لیکن جو جنرلی پیسے لگانے چاہیے اداروں میں وہ بزنس کیس ہونا چاہیے، نہ کہ سبسڈی کے بیس پہ چلے۔ وہ اداروں کو اپنا بوجھ خود اٹھانا چاہیے، یہ ایک اصولی موقف ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، کام میرا ہو یا کسی اور کا ہو۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، 3 سال پرفارمنس بھی آپ سے ڈسکس کریں گے، اور obviously اپوزیشن کا جو اپنا ایک سکور سیٹل ہو رہا ہے اس کو بھی ہم اسی بیچ میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ چھوٹا سا وقفہ، we'll be back with the 3 panelists I have tonight۔
ब्रेक के बाद जो आप लोग को खुशामदीद कहते हैं जमशेद चीमा साहब, बड़ी गौहर बलोच साहब, सहर कामरान साहिबा जो है मेरे साथ बनी हुई हैं। जी चीमा साहब, ये जिस तरह से आप गुफ्तगू कर रहे थे, एक नज़र ज़रा इस पर भी डाल दें, बिकॉज आप बड़े एक्सपर्ट हैं, मावन खसूसी हैं ज़राअत पर, और इन सारी जो चीज़ें हैं जो कि ह्यूमन एंगल से रिलेटेड है, उनकी पल्स पे आपका हाथ होता है। आई एम श्योर कि आप वज़ीर आज़म साहब को बड़ा अच्छा गाइड करते होंगे। लेकिन सर, 3 साल कारकर्दगी के अंदर, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि तरानों की गूंज में, तालियों की गूंज में बहुत सी चीज़ें दब कर रह गई जब आप अपनी 3 साल कारकर्दगी सेलिब्रेट कर रहे थे, और आपको भी मैंने देखा बिल्कुल दूसरी तीसरी सफ में आप बैठे हुए थे सर। उसके बाद जो बिल्स आए हैं ना, बिजली के बिल, वो 2 गुना आए हैं। अगर आप किसी को जानते हैं, आम इंसान को, आम पाकिस्तानी को, अगर आपकी उससे मुलाकात होती है, टाइम मिलता है आपको बात करने का, तो डबल बिल आए हैं। और अभी इन बिलों के अंदर वो कीमतें, वो रेट्स शामिल नहीं हैं जो कि IMF ने के कर्ज के बाद जो बढ़नी थी, तो उससे पहले ही बिल इतने डबल ट्रिपल हो गए हैं। देखें, इसमें बिनिश सच्ची बात है, हम समझते हैं कि साफ़ी का काम होता है सवाल उठाना, सवाल करना। साफ़ी का काम तंज करना, ताने देना नहीं होता। सो आप वहाँ तक चले गए, ना करें, ये सवाल करें। सवाल ये है कि मुझे सच्ची बात है, मेरा राब्ता बहुत ज़्यादा है, मुझे किसी ने ये बात बताई नहीं है, लिहाजा मैं आपकी बात को ना निगेट कर सकता हूँ, ना मैं कन्फर्म कर सकता हूँ। मुझे फिर आपने सही लोगों से राब्ता नहीं रखा होगा। नहीं, मेरा राब्ता है, मैं हल्के में मैं कल 1000 सर, आपकी कंपनी वैसे ही अमीर लोगों के साथ है। आपकी कंपनी में जो लोग काम करते हैं उनको सैलरीज भी अच्छी मिलती हैं। जी मैं आपको हल्फन एक बात बताऊं। हल्फन ये है कि PTA का वोटर गरीब है। ये मेरे हल्के की हद तक PTA का वोटर गरीब है। हमारी 3 साल हुकूमत हो गई, उसे आज भी चस्का नहीं पड़ा कि वो ठेकों में से पैसा ले, वो बगियों के पैसे खाए, उसे मतलब कोई इस तरह की आदतें नहीं पड़ी। सो हमारे वोटर गरीब है। मैं 1000 बंदे में बैठा रहा हूँ, 3-4 घंटे मेरे दफ्तर में बैठे रहे, 2 घंटे, फिर मैं आप कह लें कि जलसा था, मैंने कमी रोड का इफ्तिताह करना था, तो मुझे किसी बंदे ने बात बताई। तो मैं आपकी बात सुन के तो सच्ची बात है हैरान हो रहा हूँ। लेकिन आप बड़ी चूंकि रीजनेबल खातून है, तो यकीनन आपको सच बोल रही होंगी, लेकिन मैंने ये ऐसा नहीं सुना। सो आई डोंट बिलीव इट, फ्रैंकली स्पीकिंग। बाकी मैंने की बात कि हमारी परफॉर्मेंस क्या है, शायद आपको पता हो, मैं आपको बेनिफिट दे देती हूँ। चले, आपसे नहीं कहा, आपके रुतबे के एतबार से अब आप मावने खसूसी लोग डर गए होंगे, नहीं कहा होगा कि भाई पावे तो नाराज ही ना हो जाओ, लेकिन एक चीज है उसका आपको जरूर पता होगा, उसका जरूर पता होगा आपको सर। वो ये है कि मुल्क की तारीख में सबसे महंगी चीनी और गंदम इंपोर्ट हो रही है। 106 रुपए की चीनी इंपोर्ट हो रही है सर। ये तो आपका पेट प्रोजेक्ट है। ये तो आपको पता होगा कि पाकिस्तान जैसे एग्रीकल्चर मुल्क के अंदर अगर हमें गंदम और चीनी इंपोर्ट करना पड़ रही है, तो बस फिर मैं क्या बोलूं, क्या कहूं, मैं क्या सवाल रखूं आपके सामने? ये चीज तो आपको पता होगी। अच्छा, इसका जवाब सुन लें ज़रा। पहली बात तो ये कि आप कह लें ये जो है गंदम और चीनी या किसी भी और घी की बात कर लें, किसी और चीज़ की बात कर लें, बेसिकली हमारे पास सिर्फ 2 चीज़ें हैं जिनका हम रेट कंट्रोल करते हैं। एक है आटा और दूसरी होती है यू कैन से गन्ना। गन्ना होता है, चीनी नहीं होती, लेकिन गन्ने के साथ चीनी जुड़ी हुई होती है, लिहाजा इसका भी करते हैं हम डेफिनेटली। अच्छा, ये आप कह लें कि इस वक्त दुनिया में जो गंदम का रेट है, हम उससे कम पे हमारे इस वक्त भी हम दे रहे हैं। और लेकिन चूंकि दुनिया सारी में बड़ा रेट, तो ऑयल का बढ़ गया, आप कह लें कि सोयाबीन का बढ़ गया, मकई का बढ़ गया, पोल्ट्री का रेट बढ़ा है, गंदम का बढ़ा है, चीनी का बढ़ा है, हर मतलब कोई ऐसी चीज़ यू नेम यानी कोयले का देखें, तेल का देखें, किसी धात का देख लें, लोहे का देखें, निकल का देखें। इस वक्त कोविड में जो इशू बना दुनिया में कि कानें बंद हुई, वेल बंद हुए और कारखाने बंद हुए, ये जो जस्ट एक एग्जांपल मैं अपने फील्ड के हवाले से दूं, तो ये जो माइन से निकल दिया राक फास्फेट, उसका रेट 60% बढ़ा है, लेकिन DAP का रेट 122% बढ़ा है वर्ल्ड वाइड। TSP का रेट 129% बढ़ा है वर्ल्ड वाइड। यूरिया का रेट 95% बढ़ा है। इन चीज़ों का रेट बढ़ा इसलिए कि दुनिया में कारखाने बंद रहे हैं। कारखाने बंद रहे तो इसका इशू आया, हमारे आवाम भी भुगत रहे हैं, डेफिनेटली हम भी भुगत रहे हैं उसको। बट आपको इन सारी बातों के बावजूद आज भी हम दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। और इस खित्ते की अगर बात करें, आटे की हम बात कर लें, आटा आज भी इस खित्ते में हम और इंडिया 2 मुल्क हैं जिनका एक रेट है 57 रुपए। 57 रुपए किलो इस खित्ते में सिर्फ 2 मुल्क आटा दे रहे हैं, बाकी सारे मुल्कों का आटा इससे महंगा है। हम सिर्फ 6 या 7 रुपए घी में महंगे थे और तकरीबन 12 रुपए हम चीनी में महंगे थे। वो भी हमने 80 रुपए का रेट बनवा लिया। लिहाजा इन दोनों का रेट हम कम कर रहे हैं, घी का भी कम कर रहे हैं, चीनी का भी कम कर रहे हैं। और एक बात आपके अगले साल
मेरी बहन एक फिक्रा बोल लेने दें मुझे। आपका दिसंबर तक आपकी चीनी 75 से 80 रुपए की मिला करेगी, हमेशा मिलेगी। और दूसरी बात कि आपका घी जो है ये भी हम 15% सस्ता करने जा रहे हैं। नोटेड सर, ये रिकॉर्ड में भी आ गया, हमारे आर्काइव्स में भी चला गया, मैंने नोट कर लिया। अब जरा आप ऑपोजिशन को सुनिए, जरा ऑपोजिशन क्या कहती है। अली गौहर से शुरू कर लेते हैं। अली गौहर बलोच साहब, सुन लिया आपने, शुक्र अदा करें कि पाकिस्तान इस खित्ते में सबसे सस्ता मुल्क है और अभी मजीद सस्ता होने वाला है। आपने बात तो सुनी है ना, चीमा साहब क्या फरमा रहे हैं? जी जी, पूरी दुनिया में जी। देखिए बिनेश, पाकिस्तान जितना एक सस्ता है वो तो मुझे आपको या चीमा साहब को बताने की जरूरत नहीं है, वो तो पूरे पाकिस्तान को, वो कहते हैं ना, पता लग गया, लग पता गया। मकसद ये है कि अभी चीमा साहब चूंकि खुद भी मैं समझता हूँ कि ज़राअत के शोबे में बड़ी महारत रखते हैं, तो इस वक्त जितना बुरी तरह से किसान और आम आदमी जो है वो जो ज़राअत के पेशे से मुंसलिक है, जिस तरह से वो तबका पेश रहा है, पाकिस्तान की तारीख में इस तरह से कभी नहीं हुआ। बेनी सूरत ये है कि जो DAP है वो 7,000 रुपए में ब्लैक में मार्केट में ब्लैक रेट पे मिल रही है। और सूरत ये है कि ये 25 और 2400 रुपए इसका रेट था जब नून लीग की गवर्नमेंट थी। 5 रुपए बिजली का यूनिट था, जो अब इनके IMF के रेट्स और सारी चीजें डाल डूल के अब अगर देखें तो वो कभी 15 से क्रॉस कर जाता है, कभी 12-13 से क्रॉस कर जाता है। तो ये तो मैं आपको बता रहा हूँ जो जिम्मेदार को जिस रेट पर चीजें मिल रही हैं। बाकी ये कहते हैं कि इंडिया का और हमारा रेट एक है। भाई आप ये भी बताएं ना चीमा साहब कि इंडिया में डॉलर की क्या कीमत है और पाकिस्तान में डॉलर की क्या प्राइस है। आपकी करेंसी वैल्यू, आपकी हुकूमत में इस वक्त हम अफगानिस्तान से नीचे हैं, श्रीलंका से नीचे हैं, बांग्लादेश से नीचे हैं, और आपने पाकिस्तान के रुपए की कदर कीमत जो है वो खत्म करके रख दी इस खित्ते में। बाकी जो महंगाई का तूफान है, आपने दालें, घी, चीनी, आटा, मतलब है कि कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी, सब्जी, हत्ता कि जो बिजली का जो बिनिश बता रही थी, ये 100% दुरुस्त बात है। आपको को नहीं पता चला होगा, क्योंकि आजकल अगर आप लोग हुकूमत की मसनद पर बैठकर लोगों से राब्ता रखें, लोगों से पूछें, अपने इर्द गिर्द पूछें, तो आपको पता चले। आज इस दफा डबल से भी ज्यादा रेट्स आए हैं जनाब, जो IMF के आपने अंदर वो शरायत लगा के और जो डाले हैं, रेट्स डबल से भी ज्यादा आए हैं उसके बिजली के। और लोग बेचारों के पास सिक्कत नहीं है कि वो बिजली के बिल अदा कर सके, वो गैस के बिल अदा कर सके, वो अद्वियात के बिल अदा कर सके। चीमा साहब सच्ची बात यह है, चाहे आपको वो अच्छी लगे या ना लगे, जो आपकी हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं, जो जिनके हम तो समझते हैं बेनिफिशियरी इमरान खान साहब है, जिनको हम उनकी ATM मशीनें बोलते हैं, उन लोगों ने बड़ी बेदर्दी के साथ इस मुल्क को लूटा है। ये मुल्क के हालात इतने खराब नहीं थे। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा लेकर 3 साल के अंदर आपने 1 रुपया आवाम पर नहीं लगाया। अकेली BRT पेशावर जो है, मतलब जिस चीज को उठा के देख लें उसके नीचे से अरबों का स्कैंडल निकल रहा है, और कोई अकाउंटेबिलिटी आपकी नहीं होती, क्योंकि आपकी पार्टी एक फेवरेट पार्टी है। अली गौहर बलोच साहब, मुझे एक वक्फा लेना है, और वक्फे पे जाते जाते बिल्कुल मैं सवाल भी छोड़े जा रही हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने आज ये बोला है कि भाई इस ऑपोजिशन की बात ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि ये हुकूमत के खिलाफ तो शैतान से भी हाथ मिला लेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ा एलिगेशन है। बात करेंगे सहर कामरान साहिबा से इस छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। सहर कामरान, अली गौहर बलोच एंड जमशेद चीमा साहब मेरे साथ बने हुए हैं। जी सहर कामरान साहब, इतनी बड़ी स्टेटमेंट फवाद चौधरी साहब ने आपके अगेंस्ट ऑपोजिशन के खिलाफ दिया, आपको इसकी वजाहत बिल्कुल करनी पड़ेगी। एटलीस्ट यू पीपल कैन नॉट टेक दिस स्टेटमेंट ऑन यू। आप लोग क्या वाकई शैतान से हाथ मिला लेंगे इस हुकूमत के खिलाफ? बात ये कि आप कुछ लोगों के बयानात को अहमियत देना, मैं समझती हूँ वक्त और एनर्जी का ज़या होता है। फवाद चौधरी साहब की बात कर रही हूँ, वो कल पार्टी बदलेंगे तो बयान भी बदल लेंगे। आप उनके पुराने बयानात भी सुन लेना, वो तो हर सीजन में पार्टी बदलते हैं और हर सीजन में बयान बदलते हैं। मैं तो समझ रही थी कि जब 3 साल कारकर्दगी होगी तो शायद जो है इमरान खान, अहमद न्याजी साहब और टीम कौम से माफी मांगेगी, कहेंगे कि हमने बहुत झूठ बोले, हमने दिल जलाए, हमने उनकी से पैसा भेजने की बात की, हमने पता नहीं, हमने बोला अभी की बातों पे ही माफी मांग लेंगे। बम्पर क्रॉप हुई, बम्पर क्रॉप के बाद
4 लाख टन गंदम जो है वो आप इंपोर्ट करने की इजाजत दे रही है ECC। बात ये है कि कहीं तो सच बोले, और फवाद चौधरी साहब जैसे वो शक्ल बना के बात करते हैं ना, नहीं किसानों को तो बड़ा फायदा हुआ। अभी मेरे ख्याल में जो माओ ने खुसूसी साहब फरमा रहे थे कि DAP की कीमतों पे हमारा कंट्रोल नहीं है, और जो अली गौहर साहब ने बताया कि DAP ब्लैक हो रही है, तो बात ही इसमें कोई शक शुबे की बात नहीं है। आपने डीजल की पेट्रोल की कीमत बढ़ाई, किसान जो है वो कैसे हल चलाए, कैसे ट्रैक्टर चलाए, वो तो आपकी तरफ देख रहा है और दुआइयां दे रहा है। आपने जो है आप ही कहते हैं जी आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तो फिर फवाद चौधरी साहब को भी कोई थोड़ा सा सिखाए ना, उनको बताए कि जी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 100% से भी ज्यादा बढ़ गई है, किसान रो रहे हैं। ये जो पैसा जा रहा है ये उन्हीं लोगों की जेबों में जा रहा है जो पहले दिन से कह रहे हमने कमेटी बना दी, चीनी की कीमत कम हो जाएगी, मगर ना चीनी की कीमत कम हुई ना गंदम की। हमने जो है 200 रुपए गंदम का बढ़ा दिए, भाई आपने 200 रुपए गंदम के बढ़ाए, आपने डीजल बढ़ाया, आपने यूरिया 1800 की, आपने DAP जो है वो 7000 की। सर वो कह तो रहे हैं कि नवंबर दिसंबर में कम हो जाएंगी। अभी ये चीमा साहब कंसर्न पर्सन ही है इसी पूरे डिपार्टमेंट के, वो कह तो रहे हैं कि 80s में आ जाएगी नवंबर दिसंबर में। जी दिनेश, मैं कहती हूँ कि ना इनकी जो एक फिलॉसफी और नैरेटिव है, इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो, या इतना हिजाल बर्पा करो कि आवाम जो है हिजाल से ना निकले या इनके झूठ को सच मानने लगे। गवर्नर हाउस में यूनिवर्सिटीज बन गई, प्राइम मिनिस्टर हाउस की 2 यूनिवर्सिटीज जो इफ्तिताह हुई वो फाल हो गई। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उनकी काबीना बहुत छोटी सी है, नजर ही नहीं आती। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो जो है पता नहीं पैदल जाते हैं, साइकिल पे जाते हैं अपने दफ्तर। तो आप जो है ना वो तमाम बातें सामने रखें। चीनी सस्ती हो गई, कमेटी बन गई, कार्रवाइयां हो गई, पेशावर मेट्रो की करप्शन जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो फिगर सामने लाए उनपे कार्रवाइयां हो गई, सारे करप्ट पकड़े गए, सारे माफिया खत्म हो गए। ये तो वो एक मैं आपको बस एक छोटा सा मैं देखी थी, एक फोन देखी थी कि एक शख्स ने ना, एक बड़े चोर ने चोर 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 का शोर मचाया, तो सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए, और जब सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए कि वो शोर सुनने लगे कह रहे चोर चोर चोर, तो चोरों की पूरी टीम ने गांव लूट लिया। पाकिस्तान के साथ भी ऐसा ही हुआ है कि एक बड़े चोर ने चोर 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 का शोर मचाया और चोरों की टीम ने पूरा गांव लूट जी लिया। चीमा साहब, चोरों की टीम बड़े चोर का ऑपोजिशन नहीं मान रही है कि आप कोई कारनामे कर रहे हैं। जी देखें इसमें बेनिश ये अपोजिशन तो है ही नहीं, ये पीपल्स पार्टी अपोजिशन नहीं है। इन्हें बेसिकली सच्ची बात है, देखें अगर हम में थोड़ी सी भी अकल है, थोड़ी सी भी आप कह लें कि एक समझबूझ है, तो इन्हें चाहिए कि सिंध में जो इनकी परफॉर्मेंस है वो बताएं, मैं KP की परफॉर्मेंस बताऊं, पंजाब की बताऊं, फेडरल गवर्नमेंट की बताऊं। ये तरीका है। अपोजिशन नून लीग है, वो बात करे, हमें पूछे, बताए, सवाल उठाए। आप मीडिया हैं, आप सवाल उठाएं। ये कौन होते हैं? ये तो खुद हर रोज सुबह दोपहर शाम चोरी करते हैं। ये पानी चोरी करते हैं अपने किसान का, ये ने महकमा जंगलात की जमीन पे कब्जा कर लिया, कराची शहर के सारे प्लाटों पे कब्जा कर लिया, उसके नाले बंद हो गए। बीबी चुप करना ऐसे ना बात करें, बिल्कुल बात करने देना, अपनी बारी में बात करें। ये कौन सा तरीका है भाई? आपको बातें आती हैं, मुझे नहीं आती, अपनी बारी बात करें। सो बेसिकली देखें, फ्रैंकली ऑनेस्टली स्पीकिंग ये तरीका नहीं बात करने का। बात करने का तरीका ये कि अपनी परफॉर्मेंस बताएं। आज मुझे बताएं कि सिंध में आटा 100 रुपया लाहौर से महंगा नहीं है, कराची में या हैदराबाद में या सखर में आटा अगर 100 रुपये महंगा है तो ये बीबी होती कौन है बात करने वाली? वहां पे जरदारी साहब की सारी मशीनें अपना ये शुगर मिले हैं, वहाँ चीनी पंजाब से महंगी है, वहाँ दूध महंगा है, वहाँ ज़राअत खराब है, वहाँ पे हाँ आगे आपका पॉइंट। मैं जरा क्लोजिंग कमेंट ले लूं उस जमात से जिसको आप अपनी ऑपोजिशन समझ रहे हैं। पीपल्स पार्टी को तो आप ऑपोजिशन नहीं समझ रहे। जी ऑपोजिशन, अली गौर बलोच साहब, मिस्टर ऑपोजिशन, आखिरी कमेंट दे दें सर, प्रोग्राम खत्म होना चाहिए। देखें गुजारिश ये है, गुजारिश ये है, एक मिनट गुजारिश ये है कि इस वक्त पाकिस्तान जिस मुआशी बहरान का शिकार है, सियासी इंतशार का शिकार है, इसके 2 हल हैं। एक तो ये है कि इस हुकूमत की सबसे बड़ी वजह जो है ये करप्ट हुकूमत है और गैर नुमाइंदा हुकूमत है। जब तक पाकिस्तान में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगा, नेक्स्ट इलेक्शन अब EVM मशीन के जरिए चुराने की कोशिश की जा रही है। जब तक हम अवाम के वोट को इज्जत नहीं देंगे, जब तक हम पाकिस्तान की अवाम का जो पैसा है चुरा कर अपने वुज़रा की जेबों में डालेंगे और मुखालफिन को नैब के जरिए जेलों में बंद करेंगे, जिसका कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा है कि ये इदारा ताकत के टूल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, अपोजिशन को विक्टिमाइज करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, पार्टियां तोड़ने और बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तब तक ना चीनी सस्ती हो सकती है, ना आटा सस्ता हो सकता है, ना बिजली सस्ती हो सकती है।
पाकिस्तान की तारीख के सबसे ठीक बड़े है जी, कर्जे लेकर प्रोग्राम का वक्त आपने खत्म किया हो गया। क्या? तीनों मेहमानों ना का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के फीडबैक का इंतजार रहेगा। आप लोगों से कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज।